ध्वनि तरंगों की ताल पर आप हैं विविध भारती के संग नाट्य तरंग। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं नाटक धुंध का पहला भाग। मूल डोगरी लेखक हैं मदन मोहन शर्मा, हिंदी अनुवादक विष्णु भारद्वाज और निर्देशक सुदर्शन कुमार। तो सुनिए नाटक धुंध का पहला भाग। अरे तू ऐसा क्या कर रही थी अंदर से सांकल चढ़ाकर? मैं तो पूरी तरह भीग गया हूँ। पॉप फटने से पहले गए थे पंचक्की पर, अब लौटे हो। अब आटा लाए क्या पिसवा कर? कैसे लाता? हाँ? वो पंचक्की वाले की पत्नी जो बीमार हो गई थी तो वो उसे लेकर शहर चला गया। तो फिर तुम इतनी देर कहाँ रहे? शाम से बारिश हो रही है, कलेजा धक धक कर रहा था कि कहीं पीकर नाले में ना गिरे पड़े हो, मगर तुम्हें तो कोई चिंता है ही नहीं। घर में आटा इतना है कि मुश्किल से आज का दिन निकलेगा और पशुओं के लिए घास भी नहीं है। और तुम हो कि मुंह अंधेरे के निकले अब लौटे हो। हर समय मौज मस्ती ही करते रहोगे क्या? अरे भली मानस, युद्ध क्यों छेड़ दिया है तूने? देख, मैं तो सोच रहा था कि घर पहुंचते ही अपनी मीमा को सुनाऊंगा कि शहर से तुम्हारे अफसर आ गए थे, उनके लिए खाने पीने का प्रबंध करना था। या फिर कुनाले गांव के मनसों ने दूसरी शादी कर ली है, उसकी ब्याह का न्योता खाने चला गया। ओहो मीमा। या फिर उस पार से बिज्जा ब्राह्मण ने बुला भेजा था, किसी ने उसकी पानी की नाली मोड़ दी थी, उसे ठीक करने गया था। मीमा, गढ़ लो कोई किस्सा कहानी। अरे मैं जो बैठी हूँ सीधी सादी तुम्हारे हर झूठ को सत्य वचन महाराज कहने वाली। मीमा, मैं कहता हूँ बस कर, अब नहीं तो क्या करोगे? वो बड़ा हंसिया, उठाओ मारो, खत्म कर दो रोज रोज का ये झगड़ा। 10 साल हो गए इनके साथ रहते, पर एक दिन भी सुख से नहीं निकला। हर वक्त लड़ाई झगड़ा, बच्चे रोते बिलखते सो गए हैं। कहते थे बापू आएंगे तो रोटी खाएंगे, और बापू है कि घर से एक बार निकलने के बाद भूल ही जाता है कि पीछे भी कोई है। मरता जीता उसकी राह देखता। मीमा, ये सुन तो, चुप हो जा। चुप हो जा, क्यों आंसू बहा रही है? देख, आज मेरा मन पहले ही बड़ा दुखी है। अच्छा सुन, सुन रही है ना? जानती है, गीछा लौट आया है। क्या? हाँ, गीछा लौट आया है। तो मेरा मन बहलाने के लिए ये नया किस्सा गढ़ लिया है तुमने। शाबाश है तुम्हें स्वार्थी। अरे तेरी सौगंध, रत्ती भर भी झूठ नहीं है इसमें। पर लोग तो कहते हैं वो कब का मर चुका। नहीं, 7 बरस तक जब उसकी कोई खबर न मिली, तब लोगों ने यही मान लिया कि वो मर गया होगा। तो फिर क्या वो जिंदा है? हाँ, मैं तुझे सारी बात सुनाना चाहता था, पर तूने मुझे बोलने ही नहीं दिया। ऐसा देख, मेरी ओर देखना, तुझे मेरी सौगंध। पोंछ दे अपने आंसू। क्यों लड़ती झगड़ती रहती है चारों पहर? क्या ले जाना है इस संसार से? मीमा, गीछा को देखकर मेरा तो कलेजा ही मुंह को आ गया। क्या से क्या बन जाता है आदमी। सब लेना देना यही है मीमा, इसी धरती पर। ईश्वर से डरना चाहिए। ओहो, अब कुछ सुनाओगे भी या यूं ही राग लाते रहोगे? क्या हुआ है गीछा को? होना क्या है मीमा, बस यूं समझो कि उसका रूप ही बदल गया है। कहाँ वो चट्टान की तरह उसका शरीर
चीते की तरह बहादुर और फुर्तीला, रीछ की तरह जाब्बर, 6 फुट ऊंचा लंबा जवान जो कुश्तियां लड़ता था, मेलों में अलगोजे बजाता फिरता था, जिसके नाम की इन घाटियों में धूम मची थी, जिस पर हर जवान लड़की मन प्राण से न्योछावर हो जाती थी, मतवाली हो जाया करती थी। और अब उसकी आंखें सूखे कुओं की तरह डरावनी हो गई है। चेहरे पर हाथ भर लंबी दाढ़ी है। मीमा, उसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे हमारा गीचा अब जी नहीं रहा, सांसें गिन रहा है। ये क्या कह रहे हो तुम? जो कुछ भी कह रहा हूं सब सच ही है मीमा। कौन जाने पिछले 7 वर्षों में कैसी कैसी अग्नि में तपा है वो। पता नहीं कौन कौन से स्वर्ग नरक देखे हैं उसने, प्रभु ही जाने। मैं तो बस यही कहता हूं कि हमारा गीछा जो साधुओं की टोली में शामिल होकर रातों रात यहां से चला गया था, वो गीछा नहीं रहा। अब तो वो उसका प्रेत ही जान पड़ता है। पर तुम्हें वो मिला कहाँ? तो 7 बरस हुए सर्दियों की उस घनी धुंध में हमेशा के लिए गुम हो गया था, खो गया था। हाँ, उस घनी धुंध में खो गया था वो। पर अब क्या? पर अब वो ठंडी बर्फ से सभी कुछ लपेटती मौत जैसी धुंध अंदर ही अंदर उसकी छाती में जैसे इकट्ठी होकर जम गई है। शायद उसका शरीर कुम्हला गया है और उसकी आत्मा जी उठी है। उसके मुंह पर खुशी की कोई रेखा, पुरानी हंसी का कोई रंग, कुछ भी तो बाकी नहीं रहा। और तो और उसका पहनावा भी अलग है। साधुओं वाला लंबा गेरुआ चोला पहन रखा है उसने, कानों में मुंदरे और बाहों में लोहे के कड़े। अच्छा, पर वो आया कब? तुम्हें कहाँ मिला? तुम उसे अपने साथ क्यों नहीं ले आए? तुम्हें पता नहीं कि मुझे पता है मीमा, सब पता है मुझे। क्या पता है तुम्हें? यही कि तू उसे चाहती थी, मुझे नहीं। क्यों है ना? पर गीछा तुम्हें नहीं, राजा को चाहता था। अच्छा, छोड़ो इन बीती बातों को। जो भाग्य में लिखा था सो हो गया। वो मीमा, जिस समय मैं पंचक्की से घर की ओर आ रहा था, तो पता नहीं क्यों मेरी बाईं आंख फड़कने लगी। मेरे पांव अपने आप गुंडिया की पहाड़ी की ओर उठने लगे। और जब मैंने पहाड़ी पर खड़े होकर नाले के उस पार आंख उठाई, तो क्या देखता हूँ? क्या? गीछा के वीरान पड़े घर के दरवाजे खुले पड़े हैं और आगे पीछे फैली धुंध अंदर प्रवेश करती जा रही है। दौड़ते हुए मैं चिल्ला उठा। हाँ मीमा, हाँ, बिना किसी कारण मेरे मुंह से निकल रहा था, गीछा, गीछा, गीछा। गीछा, गीछा, ओ मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे दुश्मन, कहाँ है तू? कहाँ चला गया था? देख, मैं हूँ, मैं वीर सिंह। अरे तू बोलता क्यों नहीं? कहाँ है तू? अरे कहाँ चला गया था? क्यों छुप गया था तू? वीर सिंह? हाँ, गीछा, कहाँ हो तुम? चौकी ले लो और बैठ जाओ। पर तू है कहाँ? तुम्हारे पास, दीवार के साथ। ये कौन है? गीछा? ये तू है गीछा? हाँ। क्यों? बैठ जाओ वीर सिंह। ये क्या हो गया है गीछा तुझे? क्या हाल बना लिया है तुमने अपना? जो बनना था बन गया। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। पिछले 7 वर्षों में, सिर्फ 6-7 वर्षों में? पिछले 7 वर्षों में मैंने 7 जन्मों का सफर तय कर लिया है वीर सिंह। इसीलिए मैं तुम्हें इतना थका थका सा लग रहा हूं। सुनाओ,
मीमा राजी खुशी है ना? हाँ। और तेरा परिवार, तेरा बेटा, क्या नाम था उसका? दीपू। हाँ, वो राजी है ना? तेरे उस गोल मटोल बेटे को उठाकर वो भला क्या नाम था उसका? हाँ, राजा। राजा ही था ना उसका नाम? तू कैसी बातें कर रहा है कीछा? भाभी का नाम भला कैसे भूल सकता है तू? नहीं नहीं, भूला नहीं हूं। उसे मैं कैसे भूल सकता हूं? सच मानो, उसका नाम याद करने के लिए दिमाग पर बड़ा जोर देना पड़ा। किसका नाम? राजा का। राजा का नाम? उसे याद करने के लिए दिमाग पर जोर देना पड़ा, जो तेरी पत्नी थी, जिसे तू अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था? उसका नाम याद करते हुए तुम्हें मुश्किल पेश आई? हाँ, नहीं नहीं, मुश्किल तो कुछ भी पेश नहीं आई। बस उसे याद करते ही मन के अंदर जमी हुई धुंध उड़ने लगी, ठीक उसी तरह जैसे किसी चोटी पर धुंध के बादल उड़ते हैं और फिर सब कुछ गुम होने लगा, भूलने लगा। मगर नहीं, उसका राजा का नाम, अपनी पत्नी का नाम मैं कैसे भूल सकता हूं? भूलना भी नहीं चाहिए मुझे। वीर सिंह, अब तुम जाओ, जल्दी से चले जाओ। बड़े जोर से वर्षा होने वाली है। देखो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। वर्षा? लेकिन आकाश पर तो बादलों का कहीं कोई निशान तक नहीं। बहस मत करो। बहस केवल अज्ञानी और मूर्ख ही क्या करते हैं। तुम्हें कहा ना, जाओ, चले जाओ। बेचारी मीमा यूं ही चिंता करती रहेगी। पर गीछा, तुम्हें कहा ना, जाओ, चले जाओ। खड़े मत रहो, चले जाओ। ठीक है। दरवाजा खुला ही रहने दो। और हां, आना किसी दिन। खंडाली नाला संभल कर पार करना, सुना तुमने? हाँ मीमा, मेरा वो मित्र, मेरा यार, जिसने कभी मुझसे अभद्र व्यवहार नहीं किया, उसने मुझे इस तरह वहां से निकाल दिया। क्यों? पहले तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, किंतु जिस समय मैं खंडवा की चोटी पर पहुंचा तो मीमा, सच मानना, मेरी तो जान ही निकल गई। मगर साफ नीले आकाश पर पल भर में ही दक्षिण की ओर से आए बादल छा गए और एकदम से फट पड़े। इतनी वर्षा हुई कि जगह जगह पर नाले बह निकले। मेरे लिए एक कदम भी आगे बढ़ाना मुश्किल हो गया। मैं अभी खंडाली नाले के पार ही पहुंचा था कि ऊंची दीवार जितना पानी का रेला आ गया। मैं डूबने से कैसे बचा और मुझे किसने बचाया, ये तो भगवान ही जानता है मीमा। अरे बाप रे, इसका मतलब है कि गीछा की कही एक एक बात सच निकली। हाँ, हमारा गीछा अब वो गीछा नहीं रहा मीमा। सच मानो, वो कोई और ही गीछा है। उसका तीसरा नेत्र खुल गया है। वो तो जानी जान बन गया है, सर्वज्ञाता बन गया है। वो कुछ भी बता सकता है। तब तो उसे ये भी पता होगा कि उसके चले जाने के बाद उसकी माँ का क्या हुआ, राजा के साथ क्या बीती। पता नहीं, इस बारे में तो कोई बात नहीं हुई। हाँ, लेकिन वो जानता जरूर होगा। अगर किच्छा सर्वज्ञाता बन गया है तो मिलने चलेंगे किसी दिन। मिलने नहीं मीमा, हाँ? उसके दर्शन करने। दर्शन? किच्छा के? किच्छा? चल ना राजा, चल 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 ना राजा।
जाना वहाँ। लेकिन क्यों? इसलिए कि मुझे पहलवानों की कुश्तियाँ नहीं देखनी। अरे सभी लोग तो उधर जा रहे हैं, फिर तुझे कौन सी गोली लगती है वहाँ? ओ, मुझे पहलवान मनुष्य नहीं राक्षस लगते हैं, राक्षस। गीछा भी? हाँ, वो भी। अरे वो तो भरा पूरा अनोखा निराला वीर पुरुष दिखाई देता है। उसकी कसरती देह, बिलौरी आंखें, उसके पूरे घुंघराले बाल। राजा, अगर वो इस धरती का मानव ना होता तो स्वर्ग का कोई देवता जरूर होता। तू भी ऊँटों में से भेड़ें पहचानने की कोशिश करती है मीमा। गीछा की तुलना तू देवताओं से कर रही है? हाँ, अरे उसका रूप, उसका बल, उसकी शक्ति किसी भी देवता से कम नहीं है राजा। अच्छा, तो फिर जा और देख अपने देवता की पिटाई होते। सुना है जो पहलवान पंजाब से आया है ना, उसके आगे तेरा गीछा कुछ भी नहीं है। तू देख लेना राजा, फिर भी गीछा कुश्ती जीत ही लेगा। वो कैसे भला? वो ऐसे कि गीछा जन्मा ही जीतने के लिए है। ओह, अरे वो कभी हार ही नहीं सकता। लेकिन क्यों? इसलिए राजा कि जब भी वो अखाड़े के अंदर पैर रखता है तो पहाड़ी कन्याओं के दिल धक धक करने लग जाते हैं। फिर हर कन्या चंद्रा माता के सामने मनौती मानती है कि उसका गीछा ही जीते। अच्छा, हाँ। और चंद्रा माता कभी भी अपनी बेटियों को निराश नहीं करती। राजा, अरे क्या हम लगा रखी, अब चलना। मीमा, मेरी अच्छी राजा, चल। अच्छा बाबा, चल। भाई 40 साल हो गए मुझे कुश्तियाँ देखते, मगर ऐसा दंगल मैंने पहले कभी नहीं देखा। असली कुश्ती तो अब शुरू हुई है, बस देखते जाओ। माता रानी, पूरे 5 रुपए का हलवा चढ़ाऊंगी, मेरे गीछा को जिता देना माता चंद्रा। दूसरा पहलवान भी मनुष्य नहीं, पूरा देव का देव है। और अपना गीछा भी वो देखो, गिल्ली की तरह इधर से उधर निकलता जा रहा है। वो देख मीमा, तेरे गीछा को पहलवान ने हथेलियों पे उठा लिया। माता रानी, हे चंद्रा माता, हे तोती, हे माता, हे दुर्गा, हे चतुरानी। कितनी बेवकूफ है तू मीमा, वो तुझे मुंह तक नहीं लगाता। और तू है कि उसकी जीत के लिए माता रानी का जाप किए जा रही है। अरे राजा, दिल की लगी को तू क्या जाने। दिल की? अरे वो मेरी तरफ नहीं देखता ना देखे, तो मैं तो पूछती हूँ ना उसे। गीछा मेरी जान है, मेरे मन का बसिया है वो। मीमा, तू देखना, एक दिन जादू के जोर से वो मेरे पल्लू से बंध ही जाएगा। गीछा तेरा लगता क्या है जिसे बुलाई जा रही है तू? अरे वो मेरा सब कुछ है। देखना, लोगों ने कैसे कंधों पर उठा लिया है उसे। उसके गलों में नोटों और फूलों के हार डाल रहे हैं। ओ मेरी गीछा, एक नजर उठाकर मेरी होगी तो देख। गीछा, मेरी गोरी गोरी बाहों का हार अपने गले में डालने। गीछा, पागल हो गई तू। गीछा के लिए मेरा दीवानापन देखकर मेरे माँ बाप ने उसकी माँ से मेरे रिश्ते की बात चलाई तो पर
नहीं गीछा नहीं, इस रिश्ते को ठुकराना मत। शुक्र कर, वरना हमारे पहाड़ों में तो आज तक दोही का रिवाज रहा है, या फिर कन्या खरीद कर ही उसे बहू बनाना पड़ता है। अरे तुझे तो धर्म पुण्य के नियम से रिश्ता मिल रहा है, वो भी जेलदार के घर से। अरे क्या कहता है, बोल ना। नहीं अम्मा, मुझे अभी ब्याह नहीं करना। लेकिन क्यों? ये 22 बरस उम्र होने लगी है तेरी उम्र के जवान लड़के तो 2-2 बच्चों के बाप बन चुके हैं, और तू है कि आवारा बैल की तरह इधर उधर घूमता फिरता है। अब मैं तुझे और ज्यादा नहीं घूमने दूंगी। अगले बैसाख तक मैं तेरा ब्याह मीमा से कर दूंगी। सुना तुमने? सुना कि नहीं? पर वो बैसाख कभी नहीं आया। दिन प्रतिदिन ये बात मेरे मन में बैठती चली जा रही थी कि गीछा के मन में मेरे लिए नहीं बल्कि राजा के लिए प्यार है। और उस दिन जब मैं और राजा झूड़ी लुआ मेला देखने जा रहे थे, वो देख मीमा, नीचे नदी के किनारे है। क्या है? तेरा गीछा। और उसका साथी वीर सिंह भी है। कहाँ है? वो देखना, वो उज के किनारे। उज के किनारे? अंधी कहीं की दिखाई नहीं देता तुझे? अरे वो देखना, वो देख, वो गीछा वीर सिंह से मालिश करवा रहा है। कहाँ? अरे हाँ, हाय राजा, सूर्य की लौ में तपती उसकी तांबे जैसी देह। ओ मेरी राजा, लोग गलत कहते हैं कि सौंदर्य सिर्फ नारी में ही होता है। सौंदर्य के असली मालिक तो मर्द है। गीछा तो कोई देवदूत सा लगता है ना राजा? तुझे लगता होगा देवदूत। मेरे मन में तेरे गीछा के लिए कोई भावना नहीं जागती। मगर उसके मन में तो तेरे लिए बहुत प्यार है राजा। तो होने दे, मुझे क्या लेना देना उससे। मेरे रिश्ते की बात तो जोरफर के बेटे रमालो के साथ चल रही है। रमालो? अब वही जो तुम्हें देखकर सीटियां बजाने लगता है। हाँ। अरे उसका और गीछा का क्या मुकाबला। मुझे अपने पति से तेरे गीछा के साथ कुश्ती नहीं लड़वानी, समझी? तेरा गीछा तुझे मुबारक। पता नहीं राजा के रिश्ते की बात रमालो के साथ चल भी रही है या नहीं, किंतु मुझे पक्का विश्वास है कि मेरे मन की साथ तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक कि राजा मेरे और गीछा के बीच है। राजा, अभी ट्रॉली दूसरे किनारे पर लोगों को लाने के लिए गई है। चल हम यहाँ बैठे। मैं गीछा को बुलाती हूँ। गीछा, गीछा, ओ मेरे गीछा। तुम इधर उधर कहाँ देख रहे हो गीछा? उस टीले की ओर देखो। कहाँ? वो जहाँ 2 परियां खड़ी हैं, एक पीली और दूसरी हरी। अरे हाँ, राजा और मीमा। लेकिन ये जा कहाँ रही हैं? जहाँ सभी जा रहे हैं, मेला देखने। हाँ, और उस मेले में होने वाले दंगल में आज फिर तुम्हें सबसे बड़ी बाजी पर हाथ मारना है। बेचारी मीमा खुशी से तब और अधिक बावरी हो जाएगी। अच्छा गीछा, ये तो बताओ, तुमने उस पर ऐसा क्या जादू कर दिया मेरे यार, जो किसी दूसरे की तरफ देखती तक नहीं? पता नहीं वीर सिंह, मैंने मीमा पर क्या जादू किया है, पर उस जादू टोने का मुझे पता है जो उसकी सहेली राजा ने मुझ पर किया है। वीर सिंह, इन पहाड़ों में अगर कोई लड़की है तो वो है राजा। अपने आप में सिकुड़ी, गंभीर और रूप सौंदर्य ऐसा कि यदि वो प्यार भरी नजर से देख ले तो सन्यासी भी गिरफ्त बन जाए। लेकिन यार, यही तो दुख है वीर सिंह कि वो मेरी ओर नजर उठाकर देखती भी नहीं। इतना निराला
लापरवाही। गीछा ने मेरी आवाज सुनकर भी मेरी ओर नहीं देखा। उसकी नजर तो बस राजा पर ही टिकी है। नीचे उच्च दरिया का पानी 100 हाथ ऊपर उछल रहा है। यहाँ ऊपर मेरे मन में तूफान उठ रहा है। मीमा, तेरा गीछा तो पूरा पागल है। अरे राजा, ले आ गई ट्रॉली। चल। पहले तू बैठे इस लोहे की खटिया पे, मुझे बहुत डर लगता है। हाँ हाँ, मैं ही बैठती हूँ पहले। अरे कितने ही लोग रोज इस ट्रॉली में बैठकर दरिया पार करते हैं, उन्हें तो कभी कुछ नहीं होता। होता क्यों नहीं? 2 साल हुए तुम्हारी ये ट्रॉली उलट गई थी, पता है ना? 7 आदमी गिरकर दरिया में बह गए थे, जिनमें से सिर्फ 3 ही लाशें मिली थी। याद है ना तुझे? हाँ हाँ याद है, सब याद है। अभी कभी कभी अनहोनी हो ही जाती है। चल अब जल्दी कर। अरे देख, लोग आ रहे हैं, फिर हमारी बारी भी नहीं आएगी। चल जल्दी आ। अब चल ना। हे मेरे मालिक। मीमा, हाँ तू मुझे पकड़े रहना। हाँ हाँ भाई। पता नहीं क्यों मैं जब भी इस पर बैठती हूँ ना, तो मुझे यही डर लगा रहता है कि या तो ये दरिया के बीच पहुंचकर उलट जाएगी, या फिर घर घर करते शोर मचाते रस्ते टूट जाएंगे। काश तेरा ये डर सच निकले और दरिया की लहरें झट तुझे अपने अंदर समेट ले। मैं कहती हूँ मीमा, तू मुझे अच्छी तरह पकड़ के रहना। हाँ हाँ। जैसे जैसे ट्रॉली दरिया के बीच पहुंच रही है, मेरी तो जान निकली जा रही है। हे भगवान, दरिया यहाँ से कितनी ऊंचाई पर है। मेरी तो नजरें फटती जा रही हैं। मुझे चक्कर सा आ रहा है मीमा। मेरा सर घूम रहा है मीमा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा है। मुझे पकड़ के रखना, पकड़ के रखना मीमा। दरिया में गिर गई। अरे कोई है, बचाओ भाई, जवान लड़की दरिया में गिर गई। भाई कौन बचाया उसे? अपनी जान तो सभी को प्यारी है। ये क्या हुआ? गीछा, हाँ? राजा दरिया में गिर पड़ी। वो देख, वो जा रही है बहती हुई। राजा, गीछा, गीछा! हे प्रभु, तूफानी लहरें गीछा को भी बहा ले गई। वो राजा और वो गीछा। शाबाश, गीछा ने राजा को पकड़ लिया। और वो लहरों से टकराता सामने वाली चट्टान की ओर जा रहा है। शाबाश गीछा, शाबाश तुम्हें मेरे यार। गीछा तो शेर है, शेर। अरे चलो चलो, सब लोग उस पार चलो। ये था नाटक धुंध का पहला भाग। मूल डोगरी लेखक मदन मोहन शर्मा, हिंदी अनुवादक विष्णु भारद्वाज और निर्देशक सुदर्शन कुमार। इस नाटक का दूसरा भाग आप सुनेंगे कल नाट्य तरंग में।